वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं वही अपने सिग्नेचर सर की बुक के इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल्स और अपना हेड जो है इनकम फ्रॉम सैलरी, ये चल रहा है। ठीक है, चलिए। एक्सरसाइज का एक अच्छा खासा क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें काफ़ी कुछ कैलकुलेशंस हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का है 29th क्वेश्चन। ठीक है, मिस्टर श्री सदानंद, ये क्वेश्चन है, ये असेसी नेम है। द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू द इनकम ऑफ श्री सदानंद हेगडे for the previous year, that means to say for the financial year 2019-20, 2019-20, he is employed in a cotton textile mills at Coimbatore on a monthly salary of rupees 25,000 per month है। यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल मिल्स मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं ये, और 25,000 की सैलरी उनको मिल रही है। ही इज़ ऑल्सो इंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन और at the rate of 1% of sales affected by him। जो भी सेल्स इनके द्वारा की जाती है विक्रय, उस पर 1% का कमीशन भी इन्हें प्राप्त होता है। द सेल इफेक्टेड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अमाउंटेड टू रुपीज़ 40 लाख, 40 लाख रुपए की इन्होंने विक्रय कर डाली है। ही रिसीव द फॉलोइंग अलाउंसेज एंड परक्यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वर्ष के दौरान उन्होंने इस प्रकार के भत्ते और अनुलाभ प्राप्त किए। सो फर्स्ट वन यू हैव गिवन डियरनेस पे, महंगाई वेतन है, ये 6,000 रुपये पर मंथ है। बोनस है 2 मंथ्स की बेसिक सैलरी के बराबर है, बोनस है 2 माह के मूल वेतन के बराबर है। फिर एजुकेशन अलाउंस, शिक्षा भत्ता है जो कि 2,000 पर मंथ मिल रहा है। उनके 2 बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं और जिन पर 3,000 रुपये पर मंथ एक्सपेंसेस वो कर रहे हैं। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें कितना एजुकेशन अलाउंस मिला, और 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों तक। तो इनको तो 2 बच्चे हैं, सो इनको 2,400 रुपये तक का एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, तो एक बच्चे का हो गया 1,200 रुपये, 2 हैं तो 2,400 रुपये। ठीक है, और मिला कितने इनको 2,000 पर मंथ के हिसाब से 24,000 मिला, 2,400 एग्जेम्प्टेड कर देंगे, रिलीव रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी टैक्सेबल। फिर हाउस रेंट अलाउंस इनको मिला, मकान किराया भत्ता 5,000 रुपये प्रति माह, तो इसका कैलकुलेशन हम करेंगे। फिर नियोक्ता ने श्री कुमार के जो नियोक्ता ने श्री कुमार स्वामी के 5th नंबर यू हैव गिवन द एम्प्लॉयर पेड नॉट श्री कुमार, ही इज श्री सदानंद। सदानंद के आयकर दायित्व 10,000 रुपये का भुगतान किया, तो ये प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका नियोक्ता ने उन्हें केरल जाने के लिए 35,000 रुपये अवकाश यात्रा रियायत दी। ठीक है, ये एग्जेम्प्टेड होती है 4 ईयर्स में 2 टाइम्स। फिर उन्हें गैस, बिजली, पानी की सुविधा भी प्रदान की गई है। नियोक्ता ने इन पर 15,000 रुपये व्यय किए, तो ये टैक्सेबल होगा। नियोक्ता मीन्स एम्प्लॉयर है। नियोक्ता द्वारा उन्हें 4,000 रुपये मूल्य की रुई मुफ्त में दी, कॉटन फ्री में दे दी है, एग्जाम्पशन मिल जाएगा इन्हें। उन्होंने और उनके नियोक्ता ने दोनों ने प्रमाणित भविष्य निधि में, अब प्रमाणित भविष्य निधि में यानी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 15% जो है वो कंट्रीब्यूशन किया। अच्छा, 15% कंट्रीब्यूशन किया इन्होंने, तो 12% एम्प्लॉय कितना कर रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरी की पूरी सैलरी जाके वो कंट्रीब्यूट कर दे, प्रोविडेंट फंड के ऑफिस में जमा करा दे, क्योंकि हम उसकी ग्रॉस सैलरी पे टैक्स लगा रहे हैं। और जो कंट्रीब्यूशन वो कर रहा है वो सैलरी का एक पार्ट है या पूरी सैलरी है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एम्प्लॉयर का 12% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन और 9.5% से ज़्यादा का इंटरेस्ट, दैट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद में 9% से इन्होंने 30,000 का इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, तो 9.5% से कम है, सो डजेंट मेक डिफरेंस, मीन्स टू से नो अमाउंट विल बी टैक्सेबल। हाँ,
उन्होंने कोयम्बटूर में अपने लिए किराए पर लिए गए आवास के लिए 6,000 रुपये प्रति माह किराया भुगतान किया। तो यही है रेंट जो पेड किया है 6,000 पर मंथ है। और राज्य सरकार को 2,000 रुपये, स्टेट गवर्नमेंट को 2,000 जो है प्रोफेशनल टैक्स के लिए। तो ये प्रोफेशनल टैक्स लास्ट में माइनस होगा। आ रहा सुन में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर पहले हम कर लेते हैं कुछ कैलकुलेशंस, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है, ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, तो मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड HRA। एग्जेम्प्टेड HRA मतलब कर मुक्त मकान किराया भत्ते की गणना। चलिए, तो अब आप लिखेंगे सबसे पहले मीनिंग ऑफ सैलरी। तो मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है? बेसिक प्लस DP प्लस सर्टेन % ऑफ कमीशन, दैट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी। ये फार्मूला है हमारा। चलिए, अब यहाँ पर बेसिक सैलरी कितनी है ये आप अलग से वर्किंग भी करते रहेंगे। हाँ, 25,000 पर मंथ है, दैट मीन्स 25,000 इंटू 12 कर लीजिए, तो 3 lakhs हो गया। सो बेसिक सैलरी इज कॉस्ट टू रुपीज 3 lakhs प्लस DP महंगाई वेतन। महंगाई वेतन कितना है? वो है 6,000 पर मंथ, मीन्स ईयरली 72,000, 72,000 रुपये। ये DP आ गया। सर्टेन % ऑफ कमीशन, ये कमीशन निकाल लेंगे आप। तो कितना है? 40 lakhs की सेल्स है, 40 lakhs है, नॉट 4 lakhs। इसका कितना? 1% है। चलिए, 40,000 रुपये कमीशन के आ गए, तो ये 40,000 क्लियर। ये तो 3 40 4,12,000 कुछ हो रहा होगा शायद। फिर भी अपन खतरों से नहीं खेलेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हुए हैं और ये न्यूमेरिकल यदि सही होता है तो आपको फुल मार्क्स दे के जाएगा, ठीक है। 4,12,000 रुपये, ये मीनिंग ऑफ सैलरी आ गई। इज इट क्लियर? ठीक है। मीनिंग ऑफ सैलरी क्या? बेसिक प्लस DP प्लस सर्टेन % ऑफ कमीशन, तो 4,12,000 रुपये आ गए, मीनिंग ऑफ सैलरी आ गया। फिर और देख लीजिए और क्या हमें आवश्यकता होगी। चलिए, अब डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। सो फर्स्ट वन इज एक्चुअल रिसीव्ड, वास्तव में प्राप्त हुआ मकान किराया भत्ता। तो मकान किराया भत्ता इन्हें एक्चुअल में कितना मिल रहा है? 5,000 पर मंथ, तो साल भर के 60,000 रुपये हो जाएंगे। तो ये हो गया रुपीज 60,000। और नंबर 2, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड कितना है ये भी आप देखेंगे। हर महीने इन्होंने रेंट पेड किया है, आई थिंक दैट वाज 6,000 ना पर मंथ। हाँ, 6,000 रुपये प्रति माह। तो ये हो जाएगा 72,000 ईयरली माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो 10% ऑफ 4,12,000 का 10%, 41,200, 41,200। चलिए, तो माइनस कर दीजिए 72,000 में से 30,800। ये सेकंड अमाउंट आ गया आपके पास में, ठीक है। दैट विल बी कंसीडर फॉर द exempted amount, 30,800. Now the third one, he is residing at non metro, ठीक है। इनकम टैक्स मेट्रो सिटी किसे मान रहा है भाई? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई।
तो ये साहब तो जो हैं वो कोयम्बटूर में हैं, तो ये इनकम टैक्स की दृष्टि से मेट्रो सिटी नहीं है। ठीक है, चलिए, भले आपके स्टेट गवर्नमेंट में ये स्टेट में आपका जो है वो मेट्रो सिटी या स्मार्ट सिटी हो सकती है। जैसे जबलपुर, यदि हम अपने शहर की बात करें तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन इनकम टैक्स की दृष्टि से मेट्रो सिटी नहीं है। तो हमें भावनाओं में नहीं बहना है कि अरे नगर निगम ने तो कहा था कि अब मेट्रो हो गया हमारा शहर। यदि आप इस तरह से भावनाओं में बह गए तो क्वेश्चन को गलत कर डालेंगे। हाँ, चलिए, तो कहाँ गया आपका 40% ऑफ सैलरी नॉर्मल सिटीज में है। तो 40% ऑफ 4,12,000, 4,12,000 का 40%। ठीक है, 164,800 इट इज 800 रुपये, 1,64,800 रुपये। अब आप देखिए इन तीनों में सबसे कम क्या, 60,000 60,000, 30,800 30,800, या फिर 164,800 1,64,800 रुपये। तीनों में सबसे कम क्या, तो 30,800। 30,800 क्या होगा, एग्जेम्प्टेड HRA। अब आप टैक्सेबल कैसे निकालते हैं, आगे आप लिखेंगे यहाँ, टैक्सेबल HRA इक्वल्स टू एक्चुअल रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड। तो एक्चुअल रिसीव्ड कितना था आपका 60,000, सो 60,000 माइनस 30,800 मीन्स टू से 29,200 विल बी टैक्सेबल HRA। आरएसवन में। ठीक है, वही कैलकुलेशन है जो पहले किए थे, थोड़ा सा इसको रफ करना होगा क्योंकि और भी कैलकुलेशन इसमें अच्छे खासे। ठीक है, चलिए, फिर नेक्स्ट है आपको जो ज़रूरत पड़ेगी, आई थिंक ये तो समझ में आया होगा आपको, एक बार फिर से देख लें। कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड HRA कर रहे हैं तो मीनिंग ऑफ सैलरी आपने निकाल ली, बेसिक प्लस DP प्लस सर्टेन परसेंट ऑफ कमीशन। सर्टेन परसेंट ऑफ कमीशन 40,000 है, DP 72,000, 3 lakhs की बेसिक सैलरी है। बेसिक को बेसिक सैलरी भी लिख सकते हैं। तो 4,12,000 रुपये मीनिंग ऑफ सैलरी आ गई। फिर आप क्या लिखते हैं, एक्चुअल रिसीव तो 5,000 पर मंथ था, तो 60,000 रुपये एक साल के। फिर नंबर 2 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो 72,000 जो रेंट पेड के 6,000 पर मंथ माइनस 10% ऑफ सैलरी 41,200 हो गया। सो 30,800 विल बी डिफरेंसिंग अमाउंट। ठीक है, और द लास्ट वन इज 40% ऑफ सैलरी। ये रूल्स हैं हमारे यहाँ HRA के कैलकुलेशन के, ये एग्जेम्प्टेड इन तीनों में जो सबसे कम हो। तो 40% ऑफ सैलरी लिया तो 164,800 आ गया। तीनों में सबसे कम है 30,800, तो एग्जेम्प्टेड हो गया 30,800। अब हम क्या निकालेंगे, टैक्सेबल HRA। तो टैक्सेबल कैसे निकालते हैं, एक्चुअल में से एग्जेम्प्टेड अलग कर लो, 60,000 में से 30,800 अलग कर लो, 29,200 रुपये ये टैक्सेबल है। बस इतनी सी बात आ रहा समझ में। तो ये कैलकुलेशन आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले करेंगे, ताकि आपकी कॉपी पर एग्जामिनेशन हॉल में जब आपकी आप लिखें और फिर उसके बाद जब कॉपी चेक होगी तो जो वैल्यूअर सर या मैम हैं उन्हें भी लगे कि भाई स्टूडेंट से सब बनता है, प्रॉपर कैलकुलेशन किया गया है। ठीक है, चलिए, जो कुछ कर रहे हैं आप सिर्फ ज्ञान तो अर्जित हो ही रहा, साथ में आपको नंबर मिलना भी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखें। फिर नेक्स्ट है एक्सेस कंट्रीब्यूशन का। ठीक है, अब यहाँ पर कितना कंट्रीब्यूशन कर दिया है एम्प्लॉयर ने, 15%। तो एम्प्लॉयर का RPF रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 12% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन ये टैक्सेबल होता है। तो कितना ज़्यादा, 3% है। चलिए, तो ये कैलकुलेशन और लिखें आप, एक्सेस कंट्रीब्यूशन टू RPF रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर, नियोक्ता का। हाँ, कर्मचारी जो है पूरा का पूरी सैलरी रखे हैं प्रोविडेंट फंड के ऑफिस में, तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी ग्रॉस सैलरी पर तो आप टैक्स कैलकुलेशन तो आप कर ही रहे हो उस अमाउंट पे।
मतलब जो अमाउंट वो प्रोविडेंट फंड के ऑफिस में रख कर आ रहा है या उसका कोई पार्ट, उस पूरे अमाउंट पे तो टैक्स लग ही रहा है ना, ठीक है, आफ्टर प्रॉपर कैलकुलेशन। चलिए, तो अब यहाँ पे कितना परसेंट ज़्यादा है, वो 3% है, तो 3% ऑफ सैलरी। तो सैलरी कितनी थी, मीनिंग ऑफ, अच्छा, आरपीएफ के लिए मीनिंग ऑफ सैलरी भी वही है, बेसिक प्लस डीपी प्लस सर्टेन परसेंट ऑफ कमीशन। तो 3% ऑफ 4,12,000, 4,12,000 का 3%। चलिए करिए 3%, 12,360, 12,360 रुपये। चलिए तो ये आ गया 12,360, 12,360 रुपये ये टैक्सेबल होंगे। समझ में, चलिए ठीक है। और इंटरेस्ट वो 9% से है, तो 9% 9.5% से कम है, इसलिए इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी स्टैंडर्ड डिडक्शन हम 50,000 अलग करेंगे, प्रोफेशनल टैक्स के जो अमाउंट है वो हम माइनस कर देंगे। क्लियर है ये। चलिए अब उसके बाद में अब बनाएंगे आप क्या, स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट वही पर्टिकुलर्स अमाउंट का कॉलम रहेगा आपका, और ऊपर वही पूरी कहानी आप लिख देंगे, कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्सेबल सैलरी, इस तरह से। फिर पर्टिकुलर अमाउंट ये आ गया, ठीक है। टॉप टर्म क्या लिखते हैं, सो कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन भी लिख सकते हो आप, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर, सो जो भी असेसी का नाम लिखते हैं। फिर हम क्या लिखते हैं, फॉर द असेसमेंट ईयर, आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है, 19-20, तो 20-21 असेसमेंट कराएगा, 2021 ये आ गया। फिर वही आप पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम बना लीजिए, और एक लाइन से आपको अमाउंट भर दीजिए उसमें, ठीक है। चलिए, तो ये पहले आपको कैलकुलेशन करना ज़रूरी है। एक बार आपने कैलकुलेशन कर दिया तो ये मानकर चलिए कि आपका आधा सा क्वेश्चन जो है वैसे ही सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए ये हो गया, स्केल को रखिए यहाँ और अमाउंट भरिए। ये हमने क्या लिख दिया, पर्टिकुलर्स या विवरण। नेक्स्ट वन इज अमाउंट, डेबिट क्रेडिट मत लिख देना, क्योंकि इस तरह के कॉमर्स स्टूडेंट को पर्टिकुलर अमाउंट बनाने की डेबिट क्रेडिट लिखने की बहुत आदत होती है, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना है यहाँ पर। चलिए अब आप देखिए जरा, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितनी आ गई, तो लिखिए बेसिक सैलरी, तो ये कितनी है, 25,000 पर मंथ थी मीन्स, और ये रुपीस का साइन लगा दीजिए एक ही बार। तो बेसिक सैलरी है 3 लाख रुपए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका डीपी। डीपी कितना है, तो लिखिए डियरनेस पे या डीपी, वो कितना था 6,000 पर मंथ, तो 72,000 डीपी आ गया। फिर नेक्स्ट वन इज कमीशन। अब कमीशन कितना है उसको मिल रहा है, तो वो आपने कैलकुलेट कर दिए थे ना, 40,000 रुपये। चलिए तो कमीशन लिखिए 40,000, 40,000 रुपये। फिर नेक्स्ट आपका है बोनस।
बोनस जो है वो 2 मंथ्स की बेसिक सैलरी के इक्वल है। आप चाहें तो यहाँ इस तरह से कर सकते हैं, 25,000 इंटू 2, दैट मीन्स 50,000। अमाउंट के कॉलम में आके फिर और क्या लिख सकते हैं हम, टैक्सेबल HRA, टैक्सेबल HRA। तो ये हमने कैलकुलेट किया था ना, 60,000 मिला था, 30,800 एग्जेम्प्टेड था, तो 29,200, ठीक है। तो ये लिख दीजिए 29,200। फिर टैक्सेबल एजुकेशन अलाउंस, तो देखिए ये आप चाहे तो अलग से वर्किंग भी कर सकते हैं, शिक्षा भत्ता। तो 2400 एग्जेम्प्टेड था, 24,000 मिला था। 24,000 कैसे मिला, 2,000 पर मंथ से। 2400 कैसे एग्जेम्प्टेड हो गया, कर मुक्त। 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों तक, तो 1200 गुणित 2, 2400 रुपये एग्जेम्प्टेड हो गया। सो 24,000 माइनस 2400, तो 21,600। चलिए, तो 21,600। फिर इनकम टैक्स जो कर्मचारी का दायित्व नियोक्ता के द्वारा भुगतान सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य है, ठीक है। चलिए, तो ये एम्प्लॉइज लायबिलिटी पेड बाय द एम्प्लॉयर पढ़ा था हमने। तो इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, तो ये 10,000 रुपये भी टैक्सेबल होंगे। रुई वगैरह, कॉटन वगैरह जो है वो अंडर लिमिट एग्जेम्प्टेड मिल जाएगा, एग्जम्पशन है। फिर है गैस इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, तो गैस इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी की यानी सुविधा परक्यूजिट से कितने, 15,000 रुपये का बिल का भुगतान किया तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये 15,000 ये आ गए RSO में, ठीक है। फिर नेक्स्ट और क्या, एक्सेस कंट्रीब्यूशन था। सो एक्सेस कंट्रीब्यूशन टू RPF, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एक्सेस कंट्रीब्यूशन, तो अभी हमने निकाला था 4,12,000 का 3%, 12,360 रुपये, तो ये 12,360। इंटरेस्ट टैक्सेबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो 9.5% से कम है, ठीक है। चलिए, बस हो गया। इसके बाद में और कुछ, चलिए आई थिंक ये सब हो गया है। अब हम टोटल कर लें इसका, है ना। और यदि कम पड़ रहे होंगे तो एक बार देख लेंगे कहाँ पे क्या गड़बड़ है। लेकिन ये सुविधा सिर्फ आपको इस समय होगी, है ना, जब आप घर पर या क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये नहीं कि आंसर कहीं से टैली हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो 3 लाख रुपये, 72,000, फिर 40,000, 50,000, 29,200, 21,600, 10,000, 15,000, 1 2 3 6 0, तो 550,160 आ गया। इसमें से आप वो 50 और 2,000 माइनस करेंगे, हाँ, तो ये आ गया 550,160। आई थिंक यहाँ से आपको अब सही लगेगा, 550,60, दैट इज ग्रॉस सैलरी, ठीक है। फिर हम लेस क्या करते हैं, तो फर्स्ट वन इज एसडी कितना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। सेकंड वन इज पीटी प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, पीटी, इट इज पीटी है। चलिए, तो प्रोफेशनल टैक्स कितना दे दिया इन्होंने, 2,000, हाँ।
तो ये 2000 रुपये माइनस कर दीजिए आप, कितना 52,000 रुपये, 52,000, 4981, हाँ 498160, ठीक है। तो 498160, और ऐसे हम क्या लिख देंगे, तो आप क्या लिखना क्या है, टैक्सेबल सैलरी या इनकम फ्रॉम सैलरी। आ रहा समझ में? इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, बनेगा। ठीक, पहले आप क्या करें, 29 है सकलेचा सर की बुक का एक्सरसाइज का। हाँ, आपको करना क्या है कि पहले वर्किंग करेंगे आप, फिर HRA का कैलकुलेशन कर लिया, मीनिंग ऑफ सैलरी ले ली, फिर HRA जो एग्जेम्प्टेड है वो निकाल लिया, तो आया था 30,800। फिर एक्चुअली रिसीव्ड कितना हुआ था 60,000, उसमें से 30,800 जो एग्जेम्प्टेड है, द लीस्ट अमाउंट इज टू बी एग्जेम्प्टेड, तो माइनस किया 29,200 आ गया था, 29,200 है ना, ठीक है। ये टैक्सेबल HRA आ गया। एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लिया, वो 3% था, क्योंकि वो 15% था, 12% से ज़्यादा, तो वो 3, और किसका मीनिंग ऑफ सैलरी, और यहाँ RPF के लिए मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होती है, बेसिक प्लस DP प्लस 10% ऑफ कमीशन, तो उसका कैलकुलेशन आपने कर लिया। और बस बाकी आपका अमाउंट में जो इंटरेस्ट था 9.5% से कम थे, इसलिए आपने उसको कंसीडर नहीं किया, अदरवाइज़ 9.5% से ज़्यादा होता तो आप उसे भी टैक्सेबल करते। कैसे टैक्सेबल करते हैं उसको, या उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन है, आप एग्जाम्पल्स भी आप पहले करिए, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज करिए, ठीक है। और वही इनकम टैक्स की बुक का एक एक पेज, कोई भी पेज, कोई भी एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल एक्सरसाइज आपकी नज़रों से बचकर ना निकल पाए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टाइम पे हम सैलरी रिटायरमेंट बेनिफिट्स उसकी कैलकुलेशन बताएंगे कि किस तरह से करते हैं भाई, प्रोविडेंट फंड है या ग्रेचुटी है या इनकैशमेंट ऑफ लीव है, ठीक। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।